मैं रील भी बना लूँगा, मैं दलबीर सतबीर भी कर लूँगा, मैं जब इंटरनेट पे वायरल होने की बात आएगी मैं वो भी हो जाऊँगा। मुझसे कोई कह रहा कि वेब सीरीज़ कर लो तो मैं वो भी कर लूँगा। मुझे कोई बढ़िया इंटरव्यू लेने के लिए बुलाएगा तो मैं वहाँ भी आ जाऊँगा। मेरा नाम है राजेश यादव और राजेश यादव से ही आज हम बात करने वाले हैं। तो वो जो मैं थे वो ये थे। तो भाई साहब जैसे आप अपने इंटरव्यू में शुरुआत करते हो, और बताओ क्या चल रहा है? बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है भाई। अपने गेस्ट से इतने छोटे जवाब की उम्मीद रखते हो आप? ऐसी गेस्ट पहले ऐसे ही जवाब देते हैं अच्छा हाँ, तो फिर कि सब बढ़िया चल रहा है, फिर और पूछना पड़ता है, पूछो और पूछना पड़ता है। हाँ। तो फिर बचपन कैसा था आपका? बचपन कैसा रहा? बचपन कैसा रहा आपका? अरे बचपन बढ़िया रहा यार। यार वायरल होने से पहले, मतलब बेसिकली मेरा सवाल ये है कि जो वायरल होने से पहले की कहानी थी वो कैसी थी? नॉर्मल यार, जैसी होती है। मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली मिडिल से? क्लास फैमिली से था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी, अच्छा। यहीं दिल्ली गई, तो वही सब बकचोदियाँ, जो बकचोदियाँ अपनी जिंदगी में चलती हैं नॉर्मल, वही सब करी? हाँ वही सब करी यार। पिटे? पिटे नहीं, लड़ाई नहीं हुई? लड़ाई झगड़ा करा लेकिन पिटाई नहीं हुई। इतना लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया कि कभी पिटाई हो जाए। हाँ। और घर पे भी कभी पिटाई नहीं हुई कि मम्मी पापा ने भी कभी नहीं मारा। तो मतलब एवरेज बच्चे थे कि यार फेल वेल तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं पढ़ाई में अच्छा था। पढ़ाई में अच्छे मैं थे? 10th तक पढ़ाई में अच्छा था। फिर 10 तक तो भाई मुझे लगता है सभी होते हैं। सब नहीं होते भाई, सबका नहीं होता रे। ठीक है, सही है। क्या लिया था फिर, साइंस कॉमर्स? साइंस ली थी मैंने। ये और शक्ल है साइंस है तो, गाइस प्लीज। हाँ लेकिन वही गड़बड़ हो गई। मतलब मेरा क्या था, मेरी हिंदी मीडियम से थी 10th तक, हाँ तो सब कुछ हिंदी में था। हाँ। तो मैं अच्छा था तब तक पढ़ने में। फिर 11th 12th मैंने साइंस ले ली, वो सब इंग्लिश हो गया। और जब वो इंग्लिश हो गया तो फिर सब खराब हो गया, कुछ भी समझ नहीं आता था। फिर 11th 12th जैसे तैसे पास हो गए इधर उधर से देख देख के। और पर वो जो इंग्लिश टू हिंदी, मतलब हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम का जो शिफ्ट था, पढ़ाई में तो चलो मेजर है ही, बट इन टर्म्स ऑफ बच्चे और एटीट्यूड वो कैसा, स्कूल टाइप क्या था? वो कुछ भी नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल में क्या एटीट्यूड बच्चों में यार। प्राइवेट का पूछ रहा हूँ ना मैं तो। प्राइवेट में मैं गया ही नहीं कभी। तो 11 12 कहाँ चल गई? गवर्नमेंट से करी। अच्छा, उसमें इंग्लिश का शिफ्ट? इंग्लिश आ गई थी उसमें। मतलब हिंदी में पता नहीं मुझे अब है कि नहीं, लेकिन तब था कि 11th 12th में अगर साइंस पढ़नी है तो सब इंग्लिश में होगी, तो वही इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी। चलो बढ़िया। तो बच्चे तो सब अपने जैसे ही थे सारे। ये सारे वो उस टाइम पे तो इंटरनेट भी नहीं आया था ना कि किसी का इतना दिमाग खराब हो। हाँ, वो भी कोई कुछ इधर उधर के कामों में लगता हो। हाँ। सबका वही था कि स्कूल में है तो स्कूल में 3-4 चीजें हैं, लड़ाई झगड़ा कर लिया, या फिर सीढ़ियाँ दे दी एक दूसरे को, या फिर वो काम कर लिए। हाँ। या फिर टीचर से कुछ मतलब होमवर्क नहीं किया। टीचरों को भी इतनी परवाह तो यार गवर्नमेंट स्कूल में कुछ नहीं था। सुबह पहला पीरियड लगता था, क्लास टीचर अटेंडेंस ले रहा था, उसके बाद अपना घूम फिर रहे इधर उधर चले गए। 4th पीरियड में वापस आ गए, क्लास टीचर का ही होता था, तो वहाँ बैठे। फिर लंच हो गया, फिर लंच के बाद तो पता ही नहीं चलता आधे बच्चे कहाँ चले जाते। आप तो फिर भी लंच में लंच करते थे। मैं तो जो करता था, मैं हमारा तो पहले दूसरे पीरियड में लंच खोलते। लंच तो पहले हो जाता था, बस वो तो एक ऑफिशियल वो होता था। ऑफिशियल वो आता था कि अब ये इस दौरान में कुछ भी कर सकता हूँ। ओके। तो उसके बाद कॉलेज? उसके बाद कॉलेज मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, दयाल सिंह कॉलेज से। अच्छा। तो मैंने वहाँ BSc ले ली, क्योंकि इतने मार्क्स मेरे आए नहीं थे 12th में कि मेरे को ही एडमिशन मिल जाता। एंट्रेंस मुझसे कहाँ निकलता, तो मैंने कहीं ट्राई भी नहीं किया। एक फॉर्म भरा था मैंने और उसमें कोई अच्छी खासी 60-70 लाख। सेल्फ अवेयर होता है ना, ठीक है, उसे पता, जैसे मुझे भी पता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा IIT, ठीक है, तो मैंने इस चक्कर में वो हाथ डाला ही नहीं। आज बढ़िया मजे कर रहा हूँ जिंदगी में। मैंने भी सेम किया। मुझे पता था कि मेरे से एंट्रेंस तो नहीं निकलेगा, फिर भी एक मन की तसल्ली के लिए और घर वालों की तसल्ली के लिए एक फॉर्म डाल दिया था मैंने, DCE का, शायद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का अलग वो फॉर्म निकलता था पहले, तो वो डाल दिया था मैंने। और मैंने उसका रिजल्ट भी नहीं देखा कुछ कि मेरा आएगा, क्योंकि मुझे पता था नहीं आएगा। मैं पता नहीं क्या करके आया था और मुझे कुछ आता भी नहीं था। इतना बड़ा चमत्कार तो नहीं होता। इतना तो नहीं होता है कि मतलब रैंडम तो कि मैं कुछ भी लिख दूं और मेरा रैंक भी अच्छी आ जाए, तो वो तो नहीं हुआ। तो फिर मैंने DU में एडमिशन लिया। वहाँ मेरे को जो सबसे बेसिक कोर्स लगा कि भाई ये प्रोग्राम कोर्स है, ऑनर्स कोर्स नहीं है। लेकिन वहाँ थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ हो गई कि मुझे बायो नहीं पढ़नी थी। अच्छा। तो मेरे को 11th 12th में मेरे पास बायो भी थी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब PCM भी सब था। तो मेरा था कि बायो नहीं पढ़नी, मुझे बायो बहुत टफ लगती थी, समझ नहीं आती थी, तो मैं बायो नहीं पढ़ूंगा। तो जब मैं फॉर्म देख रहा था तो वहाँ पे ऑनर्स के कोर्सेज थे, तो मैंने कहा ऑनर्स तो नहीं पढ़ूंगा, बहुत टफ होते हैं। तो प्रोग्राम के 2 कोर्स थे वहाँ पे, BSc लाइफ साइंस लिखा था और BSc फिजिकल साइंस लिखा था। तो मुझे लगा फिजिकल साइंस में होगी भाग दौड़। ये नहीं करता मैं, क्या अब भी भाग दौड़ करूंगा, क्या कर लिया स्कूल में बहुत। लाइफ साइंस भर देता हूँ। तो जब मैं लाइफ साइंस भर दिया, मैं एडमिशन लेने गया, तो वहाँ टीचर ने कहा हो गया, जाओ वहाँ पे वो लगे टाइम टेबल लगाए और नोट कर लो और आ जाना जब से कॉलेज खोलेंगे। तो मैं वहाँ देखा, वहाँ सब साइंस के वो बायो के सब्जेक्ट थे, जोलॉजी, बॉटनी,
ये सब। मैंने कहा सर ये सर ये तो छुड़ा के आया था मैं। कह रहे लाइफ साइंस तो यही होती है। मैंने कहा सर मेरे को तो नहीं चाहिए थी, तो फिजिकल साइंस में जाता। मैंने फिजिकल साइंस का टाइम टेबल देखा, वहाँ थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं थी, मैथ थी और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब था। मैंने कहा ये मुझे चाहिए था, यहाँ गड़बड़ हो गई। फिर मैंने कहा अब कौन फिर से फॉर्म भरे, कौन जाए, चलो ठीक है ले लेते हैं एडमिशन। बट ड्यू में जो एक्सटर्नल चीजें होती हैं, चाहे वो थिएटर हो चाहे एक्टिविटीज हो, उन सारी चीजों में तो फिर पार्ट दिया ही होगा ना। मैंने नहीं लिया यार भाई, कुछ इंटरेस्टिंग किया है नहीं किया वो बताओ मुझे। मैंने नहीं लिया, जब मुझे ये बेवकूफ लगते थे अच्छा, थिएटर करने वाले बच्चे, सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली। ये बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे इस बात से। हो जाए। फिर मुझे बेवकूफ लगते थे, मुझे लगता था यार ढपली लेके पूरे दिन हल्ला आओ मचाते रे आओ, नाटक रहते देखो, हैं, इतना कूल समझते हैं अपने आप को, काले कुर्ते पहन के पता नहीं क्या करते रहते हैं, बीच सड़क पे अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं और कॉलेज में हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। बेवकूफ लगते थे मुझे, फालतू की बातों पे डिबेट करते रहते हैं बैठे बैठे और ढंग तमीज से सीधी बातें ही नहीं करते, पता नहीं क्या क्या बातों में बहस वो बात है जो मैं कैमरे पे कहना नहीं चाहता, पर सेम फीलिंग। हाँ, तो मेरे को लगता था क्या बेवकूफ लोग हैं, तो मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था उस चीज में, मेरे को वो करना भी नहीं था और ना मैं उस तरफ जाता था। जब कोई फेस्ट होते थे तो वही डांस वगैरह देख लेता था जाके, जो चीज़ अच्छी लगती थी, और बस उससे ज़्यादा मैं कभी इनके जो प्ले वगैरह होते थे वो भी देखने नहीं जाता था, नुक्कड़ नाटक होते थे वो भी देखता था। मुझे मतलब बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट था इस चीज़ में। सबसे बड़ा सेलेक्ट कौन आया था फेस्ट में? ड्यूटी फेस्ट में? हमारे फेस्ट में तो कोई भी नहीं आता था। हमारे फेस्ट में एक बार शायद दिलबाग सिंह आया था। फेमस गाना बताना दिलबाग सिंह का। एक फेमस गाना है जो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन है एक फेमस गाना, तो ओटीना ओटीना शायद उसका गाना है। ओटीना ओटीना आपके लिए होगा फेमस, यहाँ तक तो नहीं पहुंचा है। अब नहीं पता, तब तो था। तो वो आया था और उसके अलावा कोई नहीं आया हमारे कॉलेज। हमारा कॉलेज सबसे अलग थलग कॉलेज था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। एक तो वो साउथ कैंपस था, फिर वो मेन साउथ कैंपस से भी अलग, यहाँ लोधी रोड पे। अच्छा, छोटा कॉलेज था उस टाइम, अब तो बड़ा हो गया काफी। बट तो कुछ नहीं था। ये सब होने के बाद फिर कॉलेज जाना हुआ दोबारा से? उसके बाद यार, उसके बाद एक आध बार गया, मतलब वायरल होने से पहले ही गया था। उसके बाद मैं शायद एक बार गया था। तो जब गया तो यार वहाँ पे बड़ा अजीब लगता था, कोई जान पहचान का नहीं दिखता था और किसके पास टाइम पास करें, किसके साथ बैठे, तो फिर मैंने जाना छोड़ दिया। पहले जब कॉलेज छोड़ा तब तो लगता था यार आते रहेंगे। भाई कॉलेज से अलग रखता हूँ थोड़ा, अभी याद आया कि ब्लूटिक भी आ ही चुका है अब, ठीक है? तो ये खरीदा हुआ है या फिर ये ऑर्गेनिक है? मेरे को बड़ा दुख होता है कि एटलीस्ट मुझे 10-15 दिन का समय तो मिल जाता। मैंने अप्लाई किया रात में और मेरा सुबह हो गया वो। मैंने 1 महीना पहले भी किया था, रिजेक्ट हो गया था, तो उन्होंने कहा 30 दिन बाद करना फिर से। तो मैंने ऐसी रात में अप्लाई कर दिया और वो सुबह तक ब्लूटिक हो गया। फिर मैंने देखा और कई क्रिएटर्स का हो गया, चलो हो सकता है सबके रुके धारणा भी उसमें से थी, हाँ सबके रुके हुए हो गया। फिर 2 दिन बाद उन्होंने वो भी कर दिया। मैंने कहा यार, अब लोग मुझे भेज रहे कि भाई खरीद लिया क्या। मैंने कहा यार जकरबर्ग भाई 5-10 दिन तो दे देता एंजॉय करने के मुझे। पर ये जो अब आया है कि ब्लूटिक आप 599-699 की सब्सक्रिप्शन में खरीद सकते हो, इसमें कितना गेम खराब होने वाला है पूरे इंस्टाग्राम? यार खराब तो हो ही गया है। हाँ, मतलब क्योंकि ब्लूटिक एक चौड़ थी, उसका नाम था कि लेगेसी टिक है। अब वो आप खोलो रैंडम अकाउंट, इससे जो कुछ भी नहीं करता, फोटो भी शायद उसने 1-2 डाला क्योंकि उसके पास ब्लूटिक है, क्योंकि 600 रुपए उतने ज्यादा भी नहीं है लोग नेटफ्लिक्स वगैरह पे खर्च नहीं इतने पैसे नहीं देंगे, कुछ कहीं और से काट के डाल देंगे। ऐसा तो कुछ आना चाहिए ना यार कि ये कुछ एक होना चाहिए। हाँ, लेजिट ब्लूटिक है, उसे गोल्डन बना दो, कुछ एक कलर दे दो, हाँ नॉर्मल कलर वलर दे दो। और इन पर वही है कि फिर इसको कौन लेगा, वो तो अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ना, चल रहा है वहां तो उनका। और वो रिकॉर्ड भी निकल के आया कि कितने मिलियन रुपीस का धंधा कर लिया उसने 24 घंटे में। हाँ, अभी तो वो एलोन भाई के नक्शे कदमों पे चल रहा है वो। वही है कि पर गेम खराब हो गया थोड़ा। पहले वो, अब वो स्पेशल फील नहीं होता मुझे, वो जेन्युइन फील नहीं होता। हाँ, वो मुझे एक दिन ही हुआ बस, जब सबने स्टोरियां डालनी, जब हुआ कि हाँ, फिर हुआ, फिर मैंने देखा कि लोग खरीदने वाले भी अपनी स्टोरियां डाल रहे हैं, केक काट रहे हैं। मैंने कहा यार शिट ये तो थोड़ा, हाँ चलो ठीक है, मतलब क्योंकि यार आप काम भी तो इतने टाइम से कर रहे हो, 2015 से काम कर रहे हो आप शायद। हाँ, दिसंबर 2015। हाँ, उसके बाद से 2023 में आते आते वो मेहनत का ब्लूटिक आया। 2017 में शायद मैंने 18 में आईडी बनाई थी। अच्छा, मैंने बहुत लेट बनाई थी इंस्टाग्राम पे। हम लोग पहले यूट्यूब पे एक्टिव थे, तो हमें लगता था, तो मुझे लगता था कि यार कहाँ एक्टिव रहूँगा मैं, क्या करूँगा, छोड़ो एक जगह करते हैं। फिर ऐसे आईडी बना ली, तो फिर लॉकडाउन में मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था सीरियसली इंस्टाग्राम पे। उससे पहले मैं इंस्टा पे इतना सीरियस, उससे पहले नहीं था, उससे पहले यूट्यूब गेम चल रहा था, यूट्यूब ही कर रहा था यार। अभी जब हम रीसेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं तो एक तो ये हुआ ब्लूटिक, दूसरा हो रहा है जो अभी हम हारे हैं, उसमें तो मैंने आंसू देख लिए भाई लाइव स्ट्रीम में। अरे मेरे को जुकाम था, आंसू नहीं आता। बट क्या सबसे बड़ी वजह है कि यार जो इंडिया जो WTC हारी है अभी,
क्या 3-4 चीजें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि ये तो चेंज होनी चाहिए अब? यार मुझे लग रहा है कि प्लेयर्स का एटीट्यूड बहुत ख़राब है। मुझे जेन्युइनली लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि देशभक्ति तो प्लेयर्स में आज की डेट में नहीं है। कुछ एक दो प्लेयर मुझे दिखते हैं जो जान लगा के खेल रहे होते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उनको, जैसे हम पुराने इंटरव्यूज पढ़ते हैं कि सचिन बोलते हैं कि मैं फाइनल हम हार गए थे तो मुझे 3 दिन नींद नहीं आई थी, मैं 3 दिन खाना नहीं खाया था। मुझे लगता है कि आजकल प्लेयर्स को इतना फर्क तो नहीं पड़ता, नहीं पड़ रहा है। हाँ। इतना फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि इनके लिए कोई हार इतनी मैटर कर जाए कि उनके दिल में चुभ जाए या उनकी नींद उड़ जाए, वो इतना नहीं कर लगता। मुझे ये लगता है कि हाँ, प्लेयर्स के एटीट्यूड में अब वो वाला जुझारूपन, वो देशभक्ति नहीं लगती मुझे। एक आध प्लेयर को छोड़ दो, सिराज लगता है, सिराज में लगता है कि अभी भी पैशन से खेल रहा है, बहुत एनर्जी से आता है और हाँ, हर बॉल में जान उसको फर्क पड़ता है कि अगर उसे चौके पड़ रहे हैं तो उसे फर्क पड़ता है। और मुझे नहीं लगता, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत बस सिराज भी तो अब वो वाले गेम में आ गया है ना कि कुछ भी होगा स्टोरी डाल दूंगा बाद में। ये तो पता नहीं क्या ये तो ट्रेंड सेट ही बॉस लोग कर रहे हैं ना, इसमें कोहली भाई कर रहे हैं, कोहली भाई कर रहे हैं, अब ये गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं। ये उस दिन जब शुभमन गिल ने स्टोरी डाली तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, मैं और शुभम ने कहा यार इस टाइम इस चीज की जरूरत नहीं थी। आपका मैच खत्म हो गया, आप हार गए हो, बाद में डालो, कोई बात नहीं। अभी अगला दिन पूरा पड़ा है और डिसाइडिंग डे है जिसमें आपका हार जीत तय हो गया, और उससे पहले आप एक इस चीज को लेकर दिमाग पे इतना असर डाल रहे हो, उसकी स्टोरी डाल रहे हो, उस चीज का फर्क तो पड़ेगा ही ना ओवरऑल। तो ये वही एटीट्यूड प्रॉब्लम है यार, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ऊपर से मैनेजमेंट भी गड़बड़ है। हमें हमारे जो मैनेजमेंट वाले हैं उन्हें पता ही नहीं है। हमने लास्ट ईयर इतने प्लेयर्स खिलाए, सबका डेब्यू करा दिया, 3-3 टीमें हमारी खेल रही थी एक साथ। हाँ, वो एक टीम यहाँ खेल रही थी, एक टीम यहाँ खेल रही थी, और अभी भी अगर हम टॉप 11 चुनने बैठेंगे तो हमें पता नहीं होगा हमारा प्लेइंग 11 कौन है, और ये सब बात प्लेयर्स को नहीं पता होगी। मुझे टेस्ट में तो फिर भी अपनी 11 पता है, वनडे में नहीं पता। ओडीआई में इतना डाउट है कि भाई वर्ल्ड कप है इस साल, वो कहाँ जा रहे हैं, एंड T20 तो आप छोड़ ही दो। आप ये सोचो, संजू सैमसन एक टीम का कैप्टन था, हाँ, उसका प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं पता, उसको भी नहीं पता होगी। मतलब ये प्लेयर्स को भी तो कितना पता होना जरूरी है कि मैं प्लान में हूँ या नहीं। और हार्दिक पांड्या जब आता है तब वो सीधे कैप्टन बन के आता है, नहीं आता है तो टीम में ही नहीं है, या वो खेलता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी भसड़ है जो मैनेजमेंट के एंड से खराब हो रखी है, और इसका कुछ नतीजा करना चाहिए अब हमें। ठीक है, अब फाइनली कुछ गौतम गंभीर बड़ा वोकल हो रहे हैं अब तो। ठीक है, वो तो पहले से ही था, वो हाँ, वो तो गौतम हाँ। गंभीर का तो पहले से ही था कि वो तो क्लियरली बोलता है, इसलिए उसको लोग बुरा भी बोलते हैं क्योंकि वो प्लेयर्स को वो नहीं करता, फेवर नहीं लेता। शुभम ने कुछ बताया गौतम गंभीर के बारे में, उसने इतना टाइम नहीं, उसने इतना ही बताया कि भाई बहुत सीरियस है, अपना जोन में अलग रहते हैं, उनसे तो मेरे को भी डर लगता था जाने में, तो मैं भी उनसे कभी एक इंटरव्यू किया उन्होंने शायद उनके साथ, अच्छा, और कुछ नहीं किया। तो वो एक बना हुआ है प्लेयर्स और गौतम गंभीर के बीच में, वो कि सीरियस बोला, सीरियस हंसी मजाक और ये सब नहीं करते शायद वो। वो कैरेक्टर है सबका, जिसका जिस काम तरीके से काम हो जाए। हाँ, मतलब हो ही जाता है, मतलब जैसे एग्रेशन विराट कोहली के लिए एग्रेशन काम आती है तो बोलते हैं ना कर कर कर, कोई जिसके लिए नहीं आती है मुझे बोलते थे काम कर। नवीन उलक क्यों लड़ रहा है, या तो परफॉर्म कर अच्छे से। नवीन उलक तो भाई मुझे लग रहा है इंडिया अफगानिस्तान की जब सीरीज होगी ना तब थोड़ा पता चलेगा कि क्या करना है उसका। हाँ, लेकिन फाइनल में उसने अच्छी बॉलिंग करी थी, वो क्रेडिट नहीं दे सकते खैर उससे। हाँ, अच्छे बड़े विकेट्स लिए थे। फाइनल कह रहा हूँ, जो उनका फाइनल मैच था, उनका फाइनल जो सीरीजें चल रही हैं आजकल ओटीटी पे, तो खैर ऑफ कोर्स मच ही रहा है बहुत कुछ। बॉलीवुड का क्या सीन है? बॉलीवुड का क्या सीन है भाई, बुरे हाल है बॉलीवुड के आजकल, ओटीटी के बुरे हाल है भाई। क्यों? मुझे लगता है कि ऐसा लोगों का दिलचस्पी थोड़ी कम हो गई है। आजकल आप देखो तो बहुत टाइम बाद एक असुर के बारे में बातें होनी शुरू हुई है। उससे पीछे मैं आपसे पूछूं तो आपके दिमाग में कोई नई सीरीज नहीं आएगी, आपके दिमाग में आएगी पंचायत, लेकिन वो दूसरा सीजन था उसका, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मतलब ओटीटी पे भी लोगों का कंटेंट, या फिर ओटीटी पे इतना कंटेंट बनने लगा क्योंकि उन्हें लगने लगा कि ओटीटी, तो ओटीटी पे भी कबाड़ा कंटेंट बनना शुरू हो गया। तो मुझे लगता है इसीलिए भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों का कम हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि ओटीटी गेम भी थोड़ा हल्का तो हुआ है। ओटीटी गेम, हाँ, मतलब एक तो लॉकडाउन खत्म हो गया, लॉकडाउन में उसका पीक था, उस टाइम पीक था, अच्छे कंटेंट आ रहा था। अब शायद ज्यादा के चक्कर में ऐसा हो गया है। लेकिन असुर से पहले फर्जी से पहले कुछ ध्यान ही नहीं होगा आपको, नहीं है क्योंकि बहुत कम हो गया है। आपका क्या चल रहा है अभी ओटीटी में? ओटीटी पे यार अपना कैंपस डायरीज का सीजन 2 आएगा, और एक मूवी शूट करके आया हूँ मैं। वो ओटीटी रिलीज ही होगी मोस्टली वो। अच्छा, तो कुछ बताओ ना, क्या बताओ, और बताओ कैंपस डायरीज में क्या हुआ, या फिर कौन सी नई पिक्चर आ रही है, किसके साथ करिए, कुछ तो डिटेल दो। मेरी मूवी में राजेश शर्मा है, अच्छा, जो अपने MS धोनी के कोच थे, ओहो, वो जैसे करके दिन के मीम चलती है वो वाले, तो वो है। और ऐसी एक स्मॉल टाउन स्टोरी है, चंडीगढ़ में शूट हुई, पंजाब में शूट हुई बेसिकली। अच्छा, तो वहाँ की स्टोरी है, तो इंटरेस्टिंग है।
जब आएगा ट्रेलर तब बात करेंगे फिर से दोबारा। दोबारा आ जाना भाई यहीं पे। दोबारा आ जाऊंगा। हाँ। ठीक है। बाकी कैंपस डायरी सीजन 2 थोड़ा सा अटक गया है क्योंकि थोड़ा सा जो जिस प्लेटफॉर्म पे आना था उनका कुछ वो चल रहा है। क्या होता है ये प्लेटफॉर्म्स का, क्या डील रहती है जनरली? यार वही होती है समझाते जाओ यार आप सब कुछ। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ऐसा। मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो एक्टिंग करने गया था। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि कई बार ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म को आप पिच करते हो और प्लेटफॉर्म को अगर पसंद आता है तो वो आपको पे करते हैं कि हमारा प्रोड्यूस करो अब इसे। और कई बार ऐसा होता है कि आप बना के जाते हो और आप उनको दिखाते हो, आप उनको भेजते हो। खरीदना है तो खरीद लो डायरेक्ट। तो ये तरीके होते हैं मुझे ऐसा जितना मुझे पता है, ये जितना 2 मुझे- तरीके हैं। ओके। और तीसरा तो नहीं पता। तीसरा वो वाला कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच किस किस को के साथ करोगे आप चैनल में? डायरेक्टर प्रोड्यूसर का तो सुना है यार। रीजनल का हम बहुत बातें कर रहे हैं आजकल कि रीजनल इंडस्ट्री अलग पिट कर रही है, साउथ की इंडस्ट्री अलग पिट कर रही है। आपके क्या पर्सनल पिक है कि बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर ये टॉलीवुड और बॉलीवुड जो आ रहा है वो? नहीं यार, बॉलीवुड इंडियन सिनेमा, मुझे तो यही लगता है। बॉलीवुड सेफ जवाब है ना ये। इंडियन सिनेमा ही है यार। अब हम उनको जैसे अब आप देखो पुष्पा वगैरह जैसी फिल्में जो साउथ के साथ साथ नॉर्थ में भी इतनी देखी गई, बहुत चली है, और जो ओवरऑल उनका कलेक्शन हुआ इस वजह से हुआ है क्योंकि नॉर्थ साउथ हर जगह देखा गया है उसको। KGF जैसी फिल्में, आज रॉकी भाई के फैंस नॉर्थ में भी उतने ही हैं जितने साउथ में होंगे। तो अब वो एक सिनेमा तो हो ही गया है। और ऊपर से और वही RRR जीतती है तो फिर सब उसे इंडियन सिनेमा ही कहते हैं। इंडियन सिनेमा ही कहते हैं वही। बिल्कुल। अब वो तो पहले पुरानी बातें थी जब हम इतना सिनेमा उनका देखते नहीं थे, हमें पता भी नहीं था वहाँ सिनेमा कैसा बनता है। वही 2-4 मास जैसी फिल्में आती थी, उनको देख देख के खुश होते रहते थे। अब पता लगता है कि वहाँ कितनी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है। तो अब लोगों को वो लग रहा है कि हमारा ही तो है, सब है अपना। क्रेडिट अपना ही तो है। और अपने अब तो जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं वो भी साउथ वाले लोग कास्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। वो भी उन्हें ले रहे हैं। वो हो गया है। साउथ के डायरेक्टर्स बॉलीवुड के एक्टर्स को कास्ट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फिल्में अब मतलब वो एक कोलैबोरेशन तो होना शुरू हो गया है। तो बढ़िया यार, हो जाए कुछ तो बढ़िया निकल के आए। बढ़िया निकल के आ रहा है अभी तक तो। अच्छा क्या आया? अभी आप कह रहे थे कि कुछ बन नहीं रहा यार। आ रहा है बोला मैंने, सिर्फ वो है, जवान है, जवान एनिमल है एक। एनिमल है। तो साउथ के क्रिएटर्स हैं और बॉलीवुड के एक्टर्स हैं। यार मुझे एक बात बताओ कि PTM जो एक शब्द होता है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल की PTM और अपना प्राइवेट स्कूल की PTM, जो बाकी दोस्तों सुना, क्या फर्क है उसमें? टीचर कुछ इज्जत देते भी हैं किसको? बच्चों को और पेरेंट्स को जो साथ में आते हैं। यार देख, मेरे को तो मुझे नहीं पता कि प्राइवेट स्कूल में कैसी होती है। अब मैं सुनता हूँ जब मेरे भतीजे के लिए स्कूल में जाना होता है तो मैं नहीं गया, लेकिन मैंने को जो मैं सुनता हूँ वो ऐसा ही कि मतलब नॉर्मली बताते हैं कि क्योंकि अब ये बहुत शिफ्ट चेंज हो गया है, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए इस चीज़ को लेके। अब स्कूलों में टीचर बच्चों पे हाथ नहीं उठाते, इसके रूल्स बन गए हैं कि आप नहीं कर सकते। साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड और वो सब हाँ, बातें मारना अलाउड नहीं है। हमारे टाइम पे बहुत पीटते थे और इस चीज़ की उन्हें फ्रीडम भी थी। घर वाले ही बोलते थे पीट लेना, नहीं मानता तो मार। मैडम आपका अपना बच्चा ही है, मार लो। हाँ, यहाँ पे आपका है, मारो पीटो। तो तब की PTM में जो मैंने देखा है, मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं। एक बार ही टीचर ने बुलाया था और ऐसा हुआ था कि एग्जाम में मैं किसी मिड टर्म वाले एग्जाम में फेल हो गया था, तो मुझे पता था कि ये बुलाएंगे। तो मैं कुछ ऐसा किया था मैंने कि मैं पहले ही ले गया था एग्जाम। अच्छा। मार्कशीट चेक होने से पहले ही ले गया था और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, सही है लड़का तो ठीक है। और फिर 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जब उन्होंने बोला कि अब जो फेल है वो लेके आना, तो मैंने कहा सर मैं तो ले आया था, अब नहीं आ पाएंगे मम्मी, चल कोई बात नहीं। तो वहाँ पे बच गया था। ये बेस्ट ऑप्शन है यार। तो टीचर बोल रहा है कि ये कल क्लास में नहीं आया था, तो पेरेंट्स मार रहे हैं वहीं बैठे बैठे, अरे क्यों नहीं आया, क्यों नहीं? कहाँ गया था, घर से तो निकला था। तो पहले की पेरेंट टीचर मीटिंग का तो रिजल्ट वही निकल जाता था। आजकल तो भाई प्रॉपर समझाया जाता है कि बर्बाद हो गया ये इस फील्ड में कमजोर है, इसको ये ऐसे बताओ वैसे बताओ। फोन मैम आप इससे कम यूज करवाया करिए, पेरेंटिंग के टिप्स। फोन भी तो यार तब नहीं होता था ना, तब तो इंटरनेट सारी गलती बच्चे पे ही आती थी ना कि यही हराम ज्यादा है। अब तो सारा ब्लेम सीधे फोन पे या टीवी स्क्रीन पे। मैडम ये फोन बहुत देखता है, ठीक है हम फोन ले लेंगे इसका, तो भी बात खत्म। और बच्चा भी तो उतना सब देख रहा है ना जितना उसे नहीं देखना चाहिए। बहुत जब भाई समझ मतलब, क्योंकि YouTube है, आपके सामने कुछ भी आ सकता है, अब बच्चा वही देखना शुरू कर देता है। YouTube तो फिर भी बहुत सेफ मीडियम बता दिया है आपने, बट जो रील्स पे यार रील्स पे मैं देखता हूं, शॉर्ट्स है ना YouTube पे भी आ गए ना, उसमें इतनी गाली गलौज से वो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, न्यूडिटी से वो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। तो जो चीजें धीरे धीरे विद एज जाके दिमाग खुलता,
वो सब तो उसका अभी हो जाता और है। इसमें बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का भी यार, अगर उस फोन में पापा गाली गलौज वाली वीडियो देखेंगे हाँ, तो वो एल्गोरिदम तो recommendation में बच्चे को भी आएगी। दिखाएगा ही देगा, उसको हाँ। क्या पता बच्चा देख रहा है बड़ा देख रहा है। सही बात। तो वही है कि पेरेंट्स अगर जिस राह पे चलेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं चल देगा उस राह पे पीछे पीछे। यार आपके जो दोस्त है शुभम, शादी हो रही, संयम मजे कर रहा है, ठीक है, संयम मजे ही कर रहा है यंग है, सही है सर। हाँ मतलब ठीक है, आपका तो उम्र बन चुकी है शादी वादी, हाँ मतलब ये क्यों नहीं कर पापा रहे? मम्मी पापा वाला सवाल कर रहा है बैठ के यहाँ। अरे पर ठीक है ना, मतलब जनता को भी तो पता होना चाहिए कि भाई। क्यों नहीं कर रहा? हाँ बस ऐसे ही नहीं करी यार, कोई रीजन नहीं है, लेकिन कर लूंगा, जल्दी कर लूंगा। और थोड़ा सा वो लगता है ना कि अभी जब घर वाले तो देख 24-25 से लग जाते हैं पीछे, हाँ। कि वो तो एज देख रहे होते हैं कि 24 हो गए 25 हो गई, लेकिन अपने आप को तो 4 चीज़ें देखनी पड़ती है ना कि भाई कमा रहे हैं या स्टेबल फील कर रहे हैं, मेंटली फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अब सेटल होना चाहिए। तो वो चीज़ें देखते देखते हो गई है जितनी, ठीक है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब करनी पड़ेगी भाई। शुभम ने कर लिया यार, तो इंटरव्यू में ये सवाल आने लग गया है तो फिर करनी पड़ हाँ, जाएगी। अब करनी पड़ेगी। लोग बोलने लगे भाई शुभम ने भी कर लिया, अब तो तू भी कर ले। और भी बहुत लोगों ने कर लिए, साथ के कॉलेज के ऑलमोस्ट सब दोस्तों ने कर लिए, बच्चे भी हो गए हैं सबके। तो अब तो आपकी शादी में वो हो रहा है कि सब दूध में देके आएंगे। तो मैं बोल दिया अकेले आना है, बच्चे अच्छे लेके मत आना। ठीक है, मुझे बता रहे हो? अरे अभी तो बोल ही देता हूँ। ठीक है यार, मुझे एक और बात बताओ कि जब से फेमस हुए हो, कौन सी चीज ऐसी है कि जिसका फ्लेक्स करने का बड़ा मन करता है, या रैंडम खर्चे कहाँ पे शुरू हुए हैं सबसे ज्यादा? रैंडम खर्चे? हाँ यार रैंडम खर्चे तो कुछ भी नहीं है रैंडम तो यार मतलब कि ऐसा होता है ना कि यार चल अब अपने पास पैसा है, जूते पे खर्चा कर देते हैं, या फिर दे देते हैं महंगी घड़ी, या खरीद लेते हैं ब्रांडेड कपड़े। हाँ, तो इन वो वाला किस में इन हुआ है? चीज़ों पे तो कर देते। वो भी मैं अब करने लगा, पहले मैं नहीं करता था। पहले तो था कि ठीक है काम चल रहा है ना, क्या दिक्कत है। अब मैं कर लेता हूँ, कोई गैजेट आता है तो मुझे लगता है कि यार अब एक आईपैड तो होना ही चाहिए अपने पास भी, तो खर्चा कर लिया। एयरपोर्ट तो अपने साथ होना चाहिए यार, इतना तो मैं भी डिजर्व करता इतना तो हूँ। मैं डिजर्व करता। नया कोई आईफोन आया, अरे यार वीडियोस बनानी होती है ना, इसलिए नया ले लेता हूँ। वो तो अपने आप को मन की अपने आप को शांति मनाने बात के है। लिए कौन सा जूते फोन यूज कर रहे हो? 14 प्रो? हाँ। पूरा वो अपग्रेडेड प्रो मैक्स वाला या प्रो वाला? नहीं, प्रो वाला। मैक्स वाला मुझे थोड़ा बड़ा लगता है, तो मुझे कैरी वरना करना वो ले थोड़ा अजीब लेता मैं। लगता है। हाँ, हाँ, ठीक ये मैंने बता दिया कि वरना मैं ले लेता हूँ। जूते 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 मैं अब जूते ले बहुत ले cool लेता लग हूँ रहे हैं यार, एक बार दिखाना जरा सामने ये। यार। ऐसे कैसे दिखाऊं, ये लो। हाँ, क्या जूते का क्या सीन है? जूते क्या सीन है? जूते पे मैं खर्चा कर लेता हूँ। अब मुझे थोड़ा, मैं 2-4 ऐसे लोगों से मिला जो थोड़े स्नीकर्स हेड थे, तो मेरे को भी थोड़ा सा कीड़ा जग गया। लेकिन अभी मैं बहुत कंट्रोल में करता हूँ, ऐसा नहीं कि नया कुछ आया तो लेना ही लेना। एक लेता हूँ, 1-1.5 महीना चला लेता हूँ, फिर एक और ले लेता हूँ, फिर दोनों साथ में चला लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। अभी मैं बहुत फालतू खर्चे नहीं करता। यार गुड बॉय इमेज कैरी कर रहा हूँ मैं सब जगह। हाँ। 2-3 सवाल और बचे मेरे। नशे पानी, ठीक है, ये आप करते हो, आसपास कौन करता है, और वो जो पार्टीज होती हैं उसमें क्या नशे चल रहे होते हैं, दारू पी के कौन सबसे ज्यादा फैलता है, ये वाली बातें और बता दो मुझे, ठीक है, मेरा रील का कंटेंट निकल जाएगा, ठीक है, मुझे वो जानना है। नशे यार, तूने देखा मैं कभी पार्टी वार्टी में जाता हूँ, कभी स्टोरी पे वगैरह? भाई मुझे आप शादी में नहीं बुला रहे, मैं कहाँ से पता चलेगा मुझे कि पार्टी में? में सच नहीं बताएगा मुझे। हाँ। भाई तुझे बुलाऊंगा, सच बता दे। ठीक है। मैं नशे वशे देख भाई मैं तो नहीं करता। हाँ। और मेरे को पार्टीज वगैरह में भी ज़्यादा जाना पसंद है नहीं। मुझे थोड़ा सा इसी वजह से मुझे जाना ही पसंद नहीं है कि वहाँ पे सब लोग थोड़ा हाई होते हैं, नशे कर रहे होते हैं या बोतल लेके खड़े होते हैं। मुझे थोड़ा फिर वो फील होता है कि मैं यहाँ फिट नहीं हो रहा। हाँ। तो इसलिए मैं पार्टीज में जाना इतना पसंद करता नहीं हूँ। मेरे कुछ 3-4-5 दोस्त हैं, उनके साथ ही बैठना, घूमना, खाना पीना, ये सब करता हूँ। बैठो, घूमो, बातें करो, बैठो, अपने घर में रहो यार। हाँ, नशे करके कोई फायदा नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। वो लोग भी नहीं करते, तो मतलब मेरा सर्कल शुरू से वही रहा है। मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में बोला था कि गंदे बच्चों के साथ नहीं रहना, और ये मेरे दिमाग में थी ये बात। मैं स्कूल में भी ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठता था जो पढ़ते लिखते नहीं थे। भाई आजकल तो सभी गंदे बच्चे हैं। तभी तो 3-4 दोस्त हैं अपने, और वो भी ऐसे हैं कि अगर उनकी अपनी पर्सनल लाइफ अलग है, वो पार्टी वार्टी करते हैं, मुझे बोलते हैं चल, मैं तो गोली दे देता हूँ कि भाई मैं नहीं करता। बाकी शुभम भी मेरे जैसा है। अच्छा। सेम, हम दोनों की आदतें बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए उससे भी इतनी अच्छी दोस्ती रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर शुभम का कोई फीमेल वर्जन होता तो आपकी शादी बहुत पहले हो चुकी होती। ठीक है, इतनी कंपैटिबिलिटी 2015 से कि सब कुछ ही साथ में हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है, मतलब शायद से शुभम सुंदर तो है, ठीक है, बस थोड़ा सा फीमेल वर्जन में ट्रांसफर करना है एआई से। उसके बाद एआई रह गया अपना, सब बड़ा चैट जीपीटी एआई हो रहा है। यार मैंने 1-2 बार ट्राई किया तो है। हाँ। चीज़ तो ठीक है, लेकिन अब मुझे
पता लगता है कि हर चीज के लिए एआई आ चुका है। हाँ तो मुझे लगता है कि इस दिन एआई कंटेंट क्रिएटर ना बन जाए। भाई, वो पता नहीं आप तक पहुंची नहीं पहुंची है, बट एआई अब वो वाला भी आ रहा है कि आप स्क्रिप्ट डालो, आप उसमें चेहरा सेलेक्ट और करो वो बोल देगा। और वो अपना बोलना, और उसमें आप पॉज देके उसके हाथ पैर भी चलवा सकते हो। तो कहानी वहां तक पहुंच चुकी है। तो बस तो फिर तो हमें डरना चाहिए, घबराना चाहिए अब हाँ, तो। और अब आपको ग्राफिक बनाना है, पीपीटी बनानी है, हाँ, ये content सब का बनाना मैंने है, ये देखा है सब कि का हर हो चीज चुका का एआई आ चुका है। हाँ। तो यही तो बहुत नौकरियां खाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। ये वाली ठपाएगा वही है कि जब वहां तक पहुंच रहा है तो यहाँ तक भी आ ही जाएगा। वही। अपना क्या रह रहा है अब, अपने को बातचीत करनी है इंस्टाग्राम के बारे में। इंस्टाग्राम पे ये जो इंटरनेट सस्ते होने के बाद इन्फ्लुएंसर्स की तादाद ज़्यादा बढ़ रही है, उसमें जो ओजी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक अलग लेवल पे हैं, जो उनसे नीचे हैं जिनका एक अपना फैन बेस है वो अलग लेवल पे है। बट ये जो बाकी बहुत सारे छोटे छोटे शुरू होते हैं और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि वे फॉरवर्ड क्या है। अगर उन्हें 3-4 बातें, क्योंकि आप कंटेंट क्रिएशन के गेम में इतने टाइम से हो, अगर उन्हें 3-4 बातें बतानी हो तो वो क्या बातें होंगी? यार जो कंटेंट बना रहा है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सबकी ऑडियंस है। जिसको मैं नहीं जानता, मैं देखता हूँ उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो मतलब उसकी ऑडियंस बहुत अलग है। वो मेरी फीड पे भी नहीं आता। मेरी फीड पे वही लोग आते हैं जो मेरी तरह के इंटरेस्ट वाले होंगे, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जो मेरी तरह कुछ बनाते होंगे या मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा भी बहुत लोग हैं जो अलग अलग तरह का कंटेंट बना रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम देख के कहते हैं यार ये क्या बना रहा है, उसकी भी ऑडियंस है। तो क्या बनाना है, कैसे सस्टेन करना है, मुझे लगता है लोगों को समझ तो आ गया है हाँ, कि कैसे करना है। वो चाहे उनको पता ना हो, कॉन्शियसली पता ना हो, लेकिन सबकॉन्शियसली वो करे जा रहे हैं उस काम को, और वो उनके लिए वर्क कर रहा है। बस मैं तो, और बाकी मैं बस यही है कि मैं क्या बोलता हूँ, ये सभी कहते हैं कि फॉर्मूला यही है कि भाई बनाते रहो, डालते रहो, ट्राई करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, देखते रहो क्या चल रहा है, आपका क्या वर्क कर रहा है। और ये मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बोलने की बात होती है भाई। जब करने जाओगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि क्या वर्क कर रहा है। मैं तब की बता रहा हूँ जब आपका कुछ नहीं चल रहा है, कि आपको नहीं समझ में आएगा आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं चल रहा है। आपको लगा ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, ये चल क्यों नहीं रही, या इसकी ऐसी सेम चल रही है, मेरी ऐसी सेम क्यों नहीं चल रही है। ये सब एल्गोरिदम का गेम है। एल्गोरिदम से आप, मुझे नहीं लगता कि जीत सकते कोई हो। जीत पाएगा। हाँ। कोई नहीं जीत सकता। ये बहुत बड़ा तो लक होता है। हाँ। दूसरा आपकी मेहनत होती है भाई। और तीसरा जो बात दिल से निकल के आती है, जो बात सच्ची होती है, वो शायद रिलेटेबिलिटी वाला जो फैक्टर है, कि अगर वो है भी वो है अगर आप मतलब हाँ। जैसे एक लड़का आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत, मेरे को बहुत सही लगता है क्योंकि बहुत रिलेटेबल कंटेंट अंकुर बनाता है। अग्रवाल की बात हो रही है क्या हाँ। भाई? हाँ, मैंने तब फॉलो किया था जब भाई के 50 के थे। हाँ, तो वो ठीक है। हाँ। उसका गेम रिलेटेबिलिटी है। हाँ। तो ऐसा नहीं होगा कि 1-2 बार चला हो सकता है, वो महीनों उसने वैसे ही कंटेंट डाला हो, कोई ना देख रहा हो, लेकिन कोई एक उसका ऐसा पकड़ गया होगा कि सबने देख लिया। हाँ। जैसे मैंने उसका फर्स्ट टाइम देखा था, वो पड़ोस की शादी वाला जो उसने बनाया था। तो वही है कि उसको कभी लग रहा होगा कि यार ये नहीं चल रहा, रिलेटेबल बना रहा हूँ तब भी नहीं चल रहा। पर वो तो बहुत मिडिल क्लास रिलेटेबिलिटी की, मम्मी के साथ क्या होता है, पड़ोसी के साथ क्या होता है, गैस वाले के पास जाते हैं तब क्या होता है, वही ऑडियंस है ना बहुत हाँ। भाई। और वो तो हर सबके चीज़ की साथ ही हो audience रहा है। हर हाँ। चीज़ की ऑडियंस है। बहुत अमीर आदमी को भी वो समझ में आएगा, जो कभी जूते की दुकान पे वैसी ना गया हो, उसको भी वो फनी तो लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा हुआ तो है ही, देखा समाज तो में। होता है, हाँ। पता तो है, सुना तो होता ही है। ठीक है भाई, यही सब थी बकचोदी हमारे पास करने के लिए, जो हमने सीखनी समझनी। ठीक है, बाकी आपने कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं दिया जिससे मजा आ जाए। कंट्रोवर्शियल है ही नहीं मेरे पास मतलब भाई। हाँ, इतना शरीफ इंसान की, नशे भी नहीं करता हूँ, पार्टियों में भी नहीं जाता हूँ, नॉर्मल जिंदगी चल रही है, शादी भी करी नहीं है। ठीक है, फिर तो आप बता दो आपको क्या बातचीत कैसी लगी, कैसा फीडबैक रहा, वो सामने कैमरा है भाई मुझे तो मजा ही आया। हाँ। और मुझे भी आया है, मैं अपना बता दूं, मुझे भी मजा आया है। मैं तो कह रहा हूँ कंट्रोवर्शियल नहीं दिया कुछ। क्या पूछना है, तू पूछना मेरे को, मैं बता दूं। फेवरेट सेक्स पोजीशन कौन सी है वो बताओ। करण जौहर हटाओ इसे आगे। हाँ, पर कैसा रहा, कैसा फीडबैक था वो बता दो एक बार। और ये सेक्स पोजीशन में क्या कंट्रोवर्शियल क्या है, मैं बता दूंगा तो चलो, क्या आउटरो का टाइम आ कंट्रोवर्शियल। चुका है दोस्तों, आउटरो जल्दी निपटाते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं इसे। दोस्तों मुझे तो बहुत मजा आया, और आई होप आप सबको ही मजा आया होगा। और इसने बोला है खराब सा मुंह बना के इसे मजा आया, क्योंकि इसे कंट्रोवर्सी नहीं मिली है मुझसे। पर आई होप आपको मजा आया, और अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने दोस्तों को बताएं, और कमेंट्स करें आपको किस चीज़ में मज़ा आया, जो इसको नहीं आया, और यही बताएं कि सेक्स पोजीशन बताने में क्या कंट्रोवर्सी होती है। ये मुझे जानना है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार देते हैं। भाई इतना अच्छा लगता है जब आप कोई बाहर से कंटेंट क्रिएटर बुलाते हो और वो आपकी आधी जिम्मेदारी खुद ही रह जाता है कि लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो,
आर राजेश यादव को फॉलो कर लो, _VR को फॉलो कर लो। ये 2 बातें रह रही थी बोलने के लिए, ठीक है, ये मैंने खत्म कर दिया है भाई। मैं दिन की 5 वीडियो शूट करता हूँ और 5 बार ये बातें बोलता। तो मेरी तो जुबान पे रटा हुआ है, तो मुझे नींद से उठाने बुला रहे तब भी बोल दूंगा। ये तो ऐसा है। ठीक है जी, यही था इंटरव्यू, यही थी बातचीत, ये था शो क्रिएटरबाजी। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।